देखो स्टूडेंट, बर्नौली थ्योरम को प्रूव करना है और बर्नौली थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको कुछ एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। अगर कोई लिक्विड बह रहा हो कहीं पर या लिक्विड फ्लो कर रहा हो तो उसमें तीन तरह की एनर्जी होती है। प्रेशर एनर्जी, जिसको दाब ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिसको गति ऊर्जा कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्थिति ऊर्जा कहेंगे। तो तीन तरह की ऊर्जाएं हैं। तो सबसे पहले दाब एनर्जी के बारे में। अगर किसी लिक्विड पर कोई दाब डाला जाए और उसकी वजह से वो L डिस्टेंस मूव कर जाए, दाब डालने पर वो L डिस्टेंस मूव कर जाए, तो प्रेशर एनर्जी होती है वर्क डन के इक्वल। तो प्रेशर एनर्जी इक्वल टू वर्क डन लिखा जाएगा और वर्क को लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो इस तरह से हमारा प्रेशर एनर्जी क्या आएगी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम बन जाएगी। अगर वॉल्यूम को 1 कर लें तो प्रेशर एनर्जी पी के इक्वल हो गई। ठीक है ना। प्रेशर एनर्जी अगर पी के इक्वल आ जाएगी यहाँ पर, तो अब इसमें क्या करना है, तो ये यूनिट वॉल्यूम की प्रेशर एनर्जी होती है। आ रहे आ जाओ नीचे, आ जाओ। ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से हम प्रेशर एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम काइनेटिक एनर्जी पर। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और द्रव्यमान को लिख दो यहाँ पर मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, मास को लिख दो यहाँ पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मास को जब वॉल्यूम डेंसिटी लिखेंगे और फिर वॉल्यूम को ले लो 1, तो यूनिट वॉल्यूम की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ रो v²। फिर तीसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसका फार्मूला होता है mgh। मास को लिखते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम को लिखो 1, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू होगा रो जी एच। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे बहते हुए लिक्विड में, फ्लोइंग लिक्विड में तीन तरह की एनर्जी होती है। इन तीनों एनर्जी के बेस पर बर्नौली थ्योरम को ड्राइव किया जाता है, प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो बर्नौली थ्योरम क्या है, तो उसको समझने के लिए आपको इस चीज से समझना है। बर्नौली के अनुसार जब एक द्रव का फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर हो रहा है, जब कोई द्रव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बहता है धारा रेखीय प्रवाह में या स्ट्रीमलाइन फ्लो में, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। यानी तीन टाइप की एनर्जी थी, काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर। तो तीनों का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी तीनों टाइप की जो एनर्जी है, इन एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इंग्लिश में कहेंगे तो इसको लिखेंगे व्हेन एन लिक्विड, एन आइडियल लिक्विड फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है ना, तो वन पॉइंट टू अनदर in a streamline flow, then the sum of the total energy of unit volume remains constant at all point. तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। इट मीन्स P प्लस हाफ रो v² प्लस रो जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारी थ्योरम है। अब थ्योरम को हम करेंगे ड्राइव। तो ड्राइव किस तरह करेंगे वो आपको बताते हैं।
देखिए स्टूडेंट, अब आगे देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे इस बर्नौली थ्योरम को। तो बर्नौली थ्योरम तो आपको क्लियर हो ही गई है। अब इसको समझने के लिए आपको एक ट्यूब कंसिडर करेंगे कि इसमें एक कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जब किसी चीज पे कोई किसी वर्क किया जाता है तो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी किया गया कार्य इक्वल टू वर्क डन। किया गया कार्य को क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। वो इक्वल किससे होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक, इंक्रीज इन एनर्जी, यानी किया गया कार्य बराबर होता है ऊर्जा में वृद्धि। तो एक तो लिक्विड पर वर्क निकालेंगे पहले, उसके बाद उसकी कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई उसको फाइंड करेंगे, फिर दोनों को इक्वल रख देंगे। ये हमारा मेन तरीका है, मुख्य तरीका है इसको करने का। इसी के बेस पर सारा काम होना है। तो इसके लिए हमने एक लिक्विड कंसिडर कर लिया, और लिक्विड एक ट्यूब में फ्लो हो रहा है जो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो ट्यूब का एरिया है डिफरेंट है अलग अलग पॉइंट्स पे। तो जैसे कि हमने एक ट्यूब बना रहे हैं हम यहाँ पर, एक एंड से इसको चौड़ा बनाए, ज्यादा एरिया रखेंगे इसका, दूसरे एंड पे इसका कम एरिया रखेंगे। तो ये हुआ इसका पहला एंड, और ये इधर हुआ इसका दूसरा एंड। तो एक्स एंड पर लिक्विड एंटर करेगा और वाई एंड पर लिक्विड बाहर आएगा, ठीक है ना। जब एक्स पर एंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी, जब वाई पर बाहर निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी v2 होगी। अब दिख रहा है कि आपको दोनों दोनों पॉइंट सर एक्स और वाई के एरिया अलग अलग है। एक्स पर एरिया a1 है, वाई पर एरिया a2 है। एक्स पर प्रेशर p1 है, वाई पर प्रेशर p2 है। तो प्रेशर, एरिया और वेलोसिटी हो गई। अब दोनों ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, डायग्राम बनाते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों की हाइट ग्राउंड से अलग अलग हो। तो एक ग्राउंड लेवल दिखा दीजिए और इसे दोनों की हाइट h1 h2 ले लीजिए। करेगा कुछ भी हो, हाइट h1 h2 अलग अलग होनी चाहिए, कोई से बड़ा हो सकता है, ये ध्यान रखिए। तो ये h1 हुआ पहला वाला x वाला, और दूसरा h2 हुआ। तो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको h1 बड़ा है h2 से, ग्रेटर है, a1 a2 से ग्रेटर है, और v2 v1 से ग्रेटर है। जहां पर एरिया कम होता है वहां वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो v1 स्मॉलर होगा v2 से, यानी v2 बड़ी वेलोसिटी है, a1 a2 से बड़ा है, और h1 h2 से ग्रेटर है, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, द्रव का आवर्तता का जो सिद्धांत था उसके अकॉर्डिंग a1 v1 इक्वल टू a2 v2 होता है। v यहाँ पर वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से यूनिट वॉल्यूम, यूनिट क्या बोला इसको, ये एक सेकंड में जो लिक्विड चलता है उसका वॉल्यूम है ये। एक्स एंड पर a1 v1 होगा, वाई एंड पर a2 v2 होगा। यानी टाइम यहाँ पर 1 सेकंड रहता है, 1 सेकंड के लिए जो एक्स पर जो लिक्विड एंटर करेगा तो उसका वॉल्यूम a1 v1 है। ये वॉल्यूम क्यों कह रहे हैं, वॉल्यूम हम ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं कि वॉल्यूम को हम यहाँ पर मास अपॉन डेंसिटी पुट करेंगे आगे डेरिवेशन में आके, ठीक है ना। तो अब हमको क्या फाइंड करना है कि जो लिक्विड एक्स सिरे से एंटर करेगा उस पर कितना वर्क किया जाता है और क्यों किया जाता है। देखिए, जब तक ट्यूब खाली है तो ट्यूब के अंदर एयर भरी होगी, तो अगर उसमें लिक्विड को एंटर कराना होगा तो वो एयर लिक्विड में घुसने का या एंटर करने का अपोज करेगी। तो इसलिए लिक्विड पर हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो अंदर आएगा लिक्विड ट्यूब के, है ना। तो वर्क डाउन ऑन एंटरिंग लिक्विड, प्रवेश करने वाले द्रव पर किया गया कार्य, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्टेंस। मगर यहाँ पर स्पीड जो है वो 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस होती है।
तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह यहाँ पर V1 रखेंगे, और फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो इस वजह से हमारा ये बन जाएगा P1 A1 और V1, वर्क डन ऑन एंटरिंग लिक्विड इक्वल टू P1 A1 और ये V1 हो गया। ठीक है ना। अब दूसरे एंड से लिक्विड बाहर निकल रहा है, दूसरे एंड से लिक्विड बाहर आ रहा है, तो बाहर आने वाला लिक्विड को खुद काम करना पड़ता है, क्योंकि बाहर की जो एयर है वो उसका अपोज करती है। तो उस जो अपोजिशन है एक्सटर्नल एयर की, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा वर्क डन बाय लिक्विड कमिंग आउट फ्रॉम वाई एंड। तो उसमें टू कर लीजिए, A2B2 P2 A2B2 T हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक तो वर्क डन ऑन लिक्विड है, दूसरा वर्क डन बाय लिक्विड है। तो टोटल कितना वर्क किया गया, नेट कितना वर्क किया होगा, तो दोनों को आपको माइनस करना होगा। ठीक है, नेट वर्क निकल हो जाएगा P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। ठीक है ना। तो ये हमारा वर्क निकल गया लिक्विड पर कितना काम हमने करा। अब ये वर्क कहाँ जाएगा, ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो एनर्जी कितनी बढ़ी लिक्विड की, वो आप फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो और उसको करने से पहले यहाँ पर हम A1 V1 को m अपॉन रो लिखेंगे, मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि ये जनरली हम A1 V1 को वॉल्यूम मानते हैं और A2 V2 को भी वॉल्यूम ही मानते हैं। अब तो पूरे लिक्विड का मास एक जैसा, चाहे x पर हो या y पर हो, तो m तो सब जगह एक जैसा रखेंगे। लिक्विड की डेंसिटी पूरी यूनिफॉर्म, पूरी लिक्विड एक ही लिक्विड है ना। तो P1 m अपॉन रो माइनस P2 m अपॉन रो। तो इस तरह से ये हमारा वर्क डन ऑन लिक्विड आ गई। तो इस वर्क करने से कितनी एनर्जी में चेंज आया वो हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। अब देखिए वेलोसिटी तो लिक्विड की बढ़ रही है, जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो V2 की वैल्यू ग्रेटर है V1 से। अब वैल्यू ग्रेटर है तो इसका क्या मतलब है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। जो ग्रेटर वाली एनर्जी है वो पहले लिखी जाएगी, क्योंकि V2 ग्रेटर है, तो इस वजह से V2 पहले आएगा और V1 बाद में आएगा। अब हाइट डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो पोटेंशियल में कमी आएगी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल कितना हुआ, mgh1 माइनस mgh2, क्योंकि यहाँ पर h1 ग्रेटर है तो h2 को पहले लिखा जा रहा है। अब देखिए एक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब टोटल इंक्रीज कितना हुआ, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। एक वृद्धि है, एक कमी है, इस वजह से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आएगा, नेट इंक्रीज इन एनर्जी इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर माइनस हाफ माइनस mgh1 माइनस mgh2। तो ये हमारा एनर्जी कितनी बढ़ गई वो आ गई। अब हमको पता है क्या, जो वर्क डन इक्वल टू होता है इंक्रीज इन एनर्जी, किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में वृद्धि। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे, कितना वर्क हमने फाइंड किया टोटल और कितनी एनर्जी में चेंज आया, इंक्रीज हुई। तो वर्क डन कितना था, P1 m अपॉन रो माइनस P2 m अपॉन रो इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर माइनस mgh1 प्लस mgh2। तो ब्रैकेट खोल दिया हमने और इससे ज्यादा कुछ नहीं करा, लंबा जोड़ा काम नहीं इसमें। जिनके साथ 1 1 लिखा वो एक साइड में रख लीजिए, 2 2 लिखा वो एक साइड में कर लीजिए। P1 m अपन रो होगा और हाफ m V1 स्क्वायर होगा और mgh1 होगा एक साइड में। दूसरी साइड में 2 2 वाली टर्म होंगी और वो हम यहाँ पर उनको लिख देंगे।
ठीक है ना। अब ये हमने किया, अब क्या करेंगे भाई, m सब में कॉमन आएगा तो m से हमको करनी पड़ेगी डिवाइड, m से हमको हमने करी इसमें हर एक में डिवाइड, और रो से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। रो से करेंगे मल्टीप्लाई और m से करेंगे डिवाइड, तो क्या बनती है फाइनल इक्वेशन, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस H1, रो जी H1 हो गया, प्लस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक, इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट है, तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी इक्वल टू कांस्टेंट होगा। और ये क्या होती है, यही तो बर्नौली थ्योरम है जो हमको प्रूव करना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो इसको हम बर्नौली थ्योरम कह सकते हैं, दिस इज द बर्नौली थ्योरम। इस थ्योरम को एक दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर इस इक्वेशन में हम डिवाइड करें रो जी से, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे रो जी से, तो क्या बनेगा, P अपॉन रो जी आएगी पहली टर्म, दूसरी टर्म आएगी वी स्क्वायर अपॉन 2g आएगी, ये V1 हटाना पड़ेगा, ये क्या गलत लिख दिया, इसको इरेज कर देंगे, जो मिस्टेक हो चुकी है उसको सही कर देते हैं, ठीक है ना। तो वी स्क्वायर अपन 2g हो गया ये, ठीक है ना, प्लस h हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारी दूसरी फॉर्म आ गई बर्नौली थ्योरम की। अब इसमें जो P अपॉन रो जी है उसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, क्या कहेंगे इसको, P का मतलब प्रेशर हेड या दाब शीर्ष, जिसमें वेलोसिटी आती है उसको कहते हैं वेलोसिटी हेड या वेग शीर्ष। जिसमें वेलोसिटी आती है उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी हेड या फिर वेग शीर्ष। तीसरी टर्म कौन सी, एच, एच को कहेंगे ग्रेविटेशनल हेड या मतलब गुरुत्वीय शीर्ष, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छी तरह से आप करिए, काफी कुछ इसमें एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं, या तो यही प्रूव करने के लिए आएगी या फिर इसका कोई एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वेंचुरोमीटर है या और दूसरे एप्लीकेशन हैं, तो एक बार इसको ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है ना। और वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करते रहिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।